सो लेट्स बिगिन द क्लास। आज अब आपका ग्रामर का टेस्ट नंबर 2 है। तो टेस्ट नंबर 1 पहले ही कंडक्ट हो चुका है, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था तो उनको पता होगा। तो इस टेस्ट के अंदर हमारा एजेंडा यही है कि 10 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अब 10 क्वेश्चन आपने 10 मिनट के अंदर जितने भी सोल्व किए हैं, तो प्रेशर लाइक कंडीशन में आपको रखा गया है। 10 मिनट के अंदर जो भी आपके पहले कॉन्सेप्ट है वो आपको जो आते थे उस हिसाब से आपने यूज किया है। सो ये एक इंडक्टिव तरीका है लर्निंग का। ये एक डिडक्टिव तरीका नहीं है कि पहले मैं आपको डिक्टेट करूंगा फिर आप उसको आप लिखोगे फिर सोल्व करोगे, तो वो आउटडेटेड तरीका है। तो मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा, जो भी आपकी पहले की नॉलेज है उसको आप अप्लाई करोगे, उसको सोल्व करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी गलती कहाँ है। तो ये जो तरीका है, इससे जो लर्निंग है काफी समय तक आपके साथ रहती है। ठीक है। अच्छा, तो आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया? यस और नो प्लीज। यस सर। चलो यस सर। ठीक है। ठीक है, तो कैसे यस लगे क्वेश्चंस? है थोड़े से उसी लेवल के? यस हाँ सर। 3-4 अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है, 3-4। चलो अच्छा, आई एम ग्लैड 3-4 अटेम्प्ट हुए। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यू कैन नॉट सी थिंग्स विदाउट अ माइक्रोस्कोप, फुल स्टॉप, दे आर टू स्मॉल। ठीक है। तो आप अपने माइक ना म्यूट करो, और जो भी आंसर करेगा सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। ओके। आपको पता नहीं चलता है कि बहुत सारी नॉइस आती है बैकग्राउंड में। ओके दीपक, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चलिए, तो आपको ये सेंटेंस चेंज करना है यूजिंग टू। टू इसमें आपको यूज करके ये दो सेंटेंस जो हैं इसको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। राइट तो किसने किया है? हु वांट्स टू ट्राई? एनीबडी? 2 सेकंड। ठीक है, किसी ने नहीं किया। सर कैन आई ट्राई? यस थिंग्स आर यस। टू स्मॉल टू सी फ्रॉम माइक्रोस्कोप। थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी, आर टू स्मॉल टू सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंप्लीट करिए अपना सेंटेंस। विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, कोई इशू नहीं है। थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप, तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है एकदम। ठीक है, लेकिन इसमें आप सम लगा सकते थे, ये आपका ऑप्शनल है। इधर यू कैन राइट द सम। सम क्या है? पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक डिटर्मिनर है। ठीक है। थिंग्स क्या है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए इसके अंदर समझने की चीज ये है, आपको डायरेक्शन दी गई है कि आपको एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वन सेंटेंस लिखा हुआ है, वन सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस एक रहेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर आपको कितने आपको सब्जेक्ट मिलेंगे? एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। इसीलिए आपको ये देखना है, यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट हैं। इन दो सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक तो यू, दूसरा है दे। ठीक है, दे। और दे किसके लिए यूज हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। दे यूज हुआ है थिंग्स के लिए। ठीक है, दे यूज हुआ है थिंग्स के लिए। राइट, सो दे इज एन प्रोनाउन जो कि थिंग्स के लिए यूज हुआ है। ओके, तो एक सेंटेंस में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग टू। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट था उसको ड्रॉप कर दिया और मैंने थिंग्स को डायरेक्टली एज एन सब्जेक्ट यूज कर लिया। राइट, उसके बाद मैंने क्या किया, टू के साथ टू आता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको पता होगा। तो टू के साथ जो लगा होता है वो इन्फिनिटिव बन गया, और बाद में जो बन गया ये आपकी क्लोज बन गई। ठीक है, ये आपकी एक पूरी क्या बन गई? इन्फिनिटिव क्लोज। राइट, सो थम सम थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप। एक ये तरीका है इसको सोल्व करने का। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए फटाफट। सम थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप, बताइए। सर सम लगाना जरूरी है क्या? सिर्फ ये नहीं हो सकता थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी फ्रॉम माइक्रोस्कोप? नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल है सब मेरे हिसाब से। बट इसमें थोड़ी और क्लैरिटी ओके लाने के लिए सम यूज कर सकते हैं। मैनी थिंग्स भी लिख ओके। सकते हो, ऐसे सम यूज किया तो मैनी भी लिख सकते हैं। मैनी थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप। सो इसको और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए या तो सम यूज कीजिए या फिर ऑल तो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ऑल की जगह और कोई भी डिटर्मिनर आपको जो दिमाग में आता हो। ठीक है, अ फ्यू थिंग्स ऐसे भी लिख सकते हो आप। अ फ्यू थिंग्स ये भी आपका डिटर्मिनर है। अ फ्यू, खाली फ्यू मत लिखना। फ्यू का मतलब होगा नो। ठीक है, नो थिंग्स आर टू स्मॉल। ए फ्यू का हो गया सम। ठीक है, ए फ्यू का मतलब भी होता है सम। ओके, तो थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे सम डिटर्मिनर का यूज हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता कि कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस यूजिंग ईदर यूजिंग टू और सो। ठीक है, या तो आप टू का यूज करेंगे या सो का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर सो का आप यूज करेंगे तो उसके साथ दैट जो कंजंक्शन है वो भी उसके साथ आता है। सो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सेंटेंस नहीं है। अब दिस इज नॉट अ वन सेंटेंस। अब इसको ध्यान से देखोगे आप, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे सम थिंग्स हो गया, दिस इज ऑल्सो एन सब्जेक्ट। उसके बाद दे देखोगे, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, तो दो सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आपके दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक क्लोज ये होगी, एक क्लोज ये होगी। वैसे तो ये एक ही सेंटेंस है, बट दो क्लोज यहाँ पे होगी और दो सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, एक तरीका ये है इसको चेंज करने का। दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये जो टू है ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। इट इज बेसिकली रेफरिंग टू द नेगेटिव मीनिंग, और ये सो जो है ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन सेंटेंस क्या था? नेगेटिव था, इसीलिए दैट के साथ आपने क्या लगाया है? दे कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे मैंने पैसिव क्यों बनाया है? इफ एनीबडी कैन टेल।
दे के बाद दे कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। यहाँ पर तो मैंने सिंपल इन्फिनिटिव में विदाउट पैसिव मैंने यूज कर दिया। सम थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप्स। हम्म, ठीक है, क्योंकि ये दे है ये थिंग्स है, ठीक है, थिंग्स को डिफाइन कर रहा है। और थिंग्स जो है उनको देखा जाएगा, वो खुद ब खुद नहीं देख सकती। दे कैन नॉट बी अ डूअर, ठीक है, तो डूअर नहीं है तो इसको क्या बनाएंगे आप, पैसिव टेंस के अंदर बना देंगे। ओके, ठीक है। सर यस यस। सर कैन नॉट और विदाउट साथ में आ सकता है क्या? कैन नॉट तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, विदाउट भी तो नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप, कैन नॉट बी सी विदाउट माइक्रोस्कोप होगा। विद और विदाउट, दे कैन बी सीन विदाउट। अभी देखिए, देख, हाँ आपका क्वेश्चन ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस दिस। दे कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप और दे कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप, ये उल्टा नहीं हो गया? मतलब सर ये उनको, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बना रहे हैं। हाँ जैसे एक बार ध्यान से देखो, इसका कहने का मतलब है आप उसको माइक्रोस्कोप से तो देख ही नहीं सकते। एक तो ये हो गया, दे कैन नॉट बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप का मतलब ये होगा आप उसको माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। लेकिन आप उसको विदाउट लिखोगे, दे कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते, ये आपका मीनिंग ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा विदाउट ही आपका सही रहेगा, विद की जगह। ओके। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं फटाफट। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है आपको। सो क्वेश्चन इज, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। आप मेरे साथ बस क्लास में बने रहिए, बहुत सारे सेशन होंगे। जब तक ये 10-15 सेशन हो जाएंगे आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा, अगर कोई आप ग्रामर की बुक उठाओगे ना तो आपको ये पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। 10 सेशन आप मेरे साथ अटेंड कर लो, उसके बाद कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ लेना। आप डाइवर्ट नहीं होगे, जितना टाइम चाहिएगा इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो टाइम आप सिर्फ उसी जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक है उन्हीं पे लगाओगे। अच्छा, तो आप देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है आपको। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो आपको ये देखना होता है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले जो है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके बाद क्या है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, अब आप ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सैड, ठीक है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, प्लीज सी दिस, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, क्या ये इंपैरेटिव सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई आप देखोगे डायरेक्टली आप दिखेगा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा सेंटेंस, बट उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, उसमें कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होगा, ठीक है, कोई उसमें आप देखोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। उस इन सभी सेंटेंस को छोड़ के जो बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, सिंपली आई कैन वॉक, आई कैन स्विम, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गए। असर्टिव की भी दो क्वालिटी होती है, एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। आप नेगेटिव में बोलोगे ही कांट प्ले, पॉजिटिव में बोलोगे ही कैन प्ले, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की भी दो टाइप होती हैं। अब ये जो टाइप है ये देखोगे, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, दिस इज नॉट एन असर्टिव सेंटेंस, दिस इज एन इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें ऑर्डर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे प्लीज वर्ड आपको दिख गया, इसका मतलब है ये एक रिक्वेस्ट है किसी तरह की। और जो भी सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जो कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं, आप इसको जब कोमा ड्रॉप करेंगे यहाँ पे आप दैट यूज करेंगे। लेकिन जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है, वहां पे आप जब ये ड्रॉप करते हो तो आपको इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है, टू का, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ही सैड टू हिम, ही सैड को आप चेंज कर दोगे क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, इट्स एन रिक्वेस्ट, तो सैड को ड्रॉप करके यू कैन सैड ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। इस हिसाब से किसी ने ट्राई किया है? इफ एनीबॉडी वांट टू ट्राई, यस सर। यस सर। प्लीज। He requested me to wait there till he returned. he requested me to wait there There till he returned. till he returned, ठीक है। Yes. ओके, लेट्स चेक द आंसर। देखिए आपका ये देखेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फंडामेंटल आपको क्लियर आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे, रिक्वेस्टेड हो गया, इन्फिनेटिव का यूज कर लिया टू वेट, ठीक है। इन्फिनेटिव आपको पता होना चाहिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, बस। सो टू के साथ हमने वर्ब यूज कर ली वेट, प्लीज को हमने ड्रॉप कर दिया, हेयर की जगह देर आ गया, टिल का टिल ही रहता है। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, किसी को नहीं पता तो आप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया आपका आई, सेकंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया ही सी इट दे, ठीक है। लेकिन जो ये आई है आपका, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट बेसिकली चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, आई। अब आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ही के, तो ही का ही लिखेंगे, क्योंकि ही आई जो है आपका, आपको देखना होगा, आई आपका सब्जेक्टिव केस में है। अगर आई की जगह मी होता
यहाँ पे मी होता, मी भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो अगर यहाँ पे मी होता, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो आपको ही की जगह क्या लिखना पड़ता, हिम। ठीक है, और हिम के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता, वर्ब नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वर्ब है। बस मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है इसका जो भी केस होगा, या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, उसी हिसाब से आपने रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका भी वही केस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ का कुछ ना कुछ अलग है और यहाँ आपने कुछ और अलग लिख दिया, तो आपका जो आंसर होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक डज नॉट प्ले क्रिकेट, हिज ब्रदर आल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपको दोनों सेंटेंस जो है कंबाइन करने हैं यूजिंग नीदर नोर। किसने ट्राई किया है? यस सर। यस प्लीज विशाखा, आप बताइए। सर नाइदर माइक प्ले क्रिकेट नॉर हिज ब्रदर। नाइदर माइक प्ले क्रिकेट नॉर हिज ब्रदर। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नाइदर माइक नॉर हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो हमारे पास जैसे दो ऑप्शन है इसमें। विशाखा आपने बताया कि नाइदर माइक प्लेज क्रिकेट नॉर हिज ब्रदर। ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, नीदर माइक नॉर हिज ब्रदर, नीदर माइक नॉर हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे नीदर के बाद आपने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, नॉर के बाद भी आपने सब्जेक्ट लिखा है, फिर आपने वर्ब को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो ये सही तरीका रहेगा विशाखा। दिस कैन बी अ राइट अप्रोच, बिकॉज जो ये वर्ब है ये कॉमन होगी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, आप ऐसे मत लिखना, या तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हो विशाखा, नीदर माइक प्लेज क्रिकेट नॉर हिज ब्रदर, फिर आपको ब्रदर के बाद भी लिखना पड़ेगा प्लेज क्रिकेट, राइट? यस सर। ठीक है, उसके बाद भी आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग वर्ब फिर आपने इसमें दिखा दिया ना, ये वर्ब फिर इसके साथ यूज हो गई। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम जब वर्ब बाद में लिखते हैं दोनों सब्जेक्ट के, तो ये अंडरस्टूड होता है विशाखा, ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो वर्ब है दोनों सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आप नीदर माइक प्लेज क्रिकेट नॉर हिज ब्रदर, तो इसमें अंडरस्टूड नहीं है कि हिज ब्रदर के बाद कौन सी वर्ब है। अगर ये लिख देते, कुछ और भी लिख सकते थे इसके बाद। ठीक है, तो दिस कैन बी अ राइट अप्रोच। और विशाखा जो आपने बताया उसके बाद आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी प्लेस क्रिकेट। ओके, तो वाई एस लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रदर्स हो जाता, हिज ब्रदर्स, अगर मैं यहाँ पे ब्रदर्स लिख दूं तो वर्ब में क्या चेंज आएगा? प्ले हो जाएगा फिर। प्ले हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स आपका प्लूरल बन गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रदर्स होता तो इमीडिएट सब्जेक्ट बन जाता आपका हिज ब्रदर। इमीडिएट सब्जेक्ट का मतलब है नोर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है ये मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, और उस हिसाब से वर्ब आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इसी से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोमन्स। यस, तो जो मैंने सेंटेंस बनाया उसमें अगर मैं फिर अगर वर्ब लगा देती लास्ट में तो फिर वो करेक्ट होता? हाँ करेक्ट होता। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज। व्हाट इज कार्थेज? कोई सिटी का नाम होगा। ओके, ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किसी ने ट्राई किया है? द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज, किसी ने ट्राई किया है? नहीं यस किया? सर। यस प्लीज गो अहेड। सर कार्थेज हैड बीन, हम्म, सर तो क्वेश्चन लिखा दिया सर, मैं क्वेश्चन से डाल सर, उसको मैं लिखा दिया सर। ये प्लीज। सर द कार्थेज had been expected to conquer by the Romans. हैड बीन एक्सपेक्टेड, हैड की यूज किया आपने? सर सर पास्ट इंडेफिनिट सर ना, पास्ट इंडेफिनिट है ना सर, तो पास्ट इंडेफिनिट तो है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ना सर। हैड, लेकिन आपने परफेक्ट बना दिया ना इसको, हैड बीन एक्सपेक्टेड। हैड हुआ सर, हैड हुआ सर। Carthage had expected to conquer by the Romans होगा सर। हैड एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर बाय, बीन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय Yes, sir. बाय द रोमन्स। ठीक है, लेट्स सी। और कोई किसी ने ट्राई किया है? Yes, sir. बताइए। Sir, the Carthage was expected to be conquered by the Romans. वॉज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो आपने यूज किया हैड वो गलत है, क्योंकि हैड किसके साथ यूज होता है? आपका पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हैड प्लस बी की, मतलब वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म। ओके, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट, और आपने यूज किया हैड प्लस बी की फॉर्म, मतलब बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपकी यहाँ से क्या हो रही है, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। प्लस आपने हैड उसमें लगा दिया, तो इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट बन गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कौन सा सेंटेंस है आपका, टेंस कौन सा है?
पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि एक्सपेक्टेड से देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो आपको जब भी आप एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव चेंज करेंगे, आपको टेंस नहीं चेंज करना है, टेंस विल रिमेन द सेम। ओके, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। अब जो ये आंसर बताया है लेटेस्ट, इसमें बोला है कार्थेज वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज कौन सा हो गया, बी की फॉर्म प्लस एक्सपेक्टेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिर्फ उसका टेंस नहीं, उसका टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी वॉइस चेंज हुई है, राइट। ओके, सो लेट्स सी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर कार्थेज। ओके, एक ये तरीका है। और जो लास्ट आपने बोला था, प्लीज कैन यू रिपीट योर आंसर, द कार्थेज The was Carthage was expected to be conquered by the Romans. expected to be conquered By the Romans. सर by, कार्टेज का हमें द नहीं लगेगा, ठीक द है, नहीं मानते। हाँ, द रिमूव कर देते क्योंकि उसके सामने है नहीं। कार्थेज was expected to conquer by the Romans, बी, सर टू बी एक्सपेक्टेड, सर was एक्सपेक्टेड टू बी conquered by। हाँ यही तो लिखा है, was expected to be, okay, Yes, sir. to be conquered by the Romans, ठीक है। देखो, तो ये जो तरीका है इट इज ऑल्सो राइट। दूसरा जो तरीका है, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे तो आप एक इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का ही काम होता है इट, ठीक है। आप अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी को ये लगता होगा कि इट कैसे आ गया एकदम यहाँ से, तो इट को हम एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं एक क्लोज के लिए, एक पूरी क्लोज के लिए। कौन सी वो क्लोज होगी, ये वाली, कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स, ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लोज है और आपका सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट हो गया, ठीक है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर कार्थेज। ओके, सो इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था रोमन से कि वो क्या कर लेंगे, इसको कॉन्कर कर लेंगे कार्थेज को। ओके, सो दोनों ऑप्शन है आपके पास। सो कार्थेज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स, ठीक है। नहीं, कार्थेज वॉज एक्सपेक्टेड नहीं। क्या आप ये मतलब सेंटेंस ठीक लग रहा है कि कार्थेज को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स, मीनिंग इसका? सर जो सिटी था वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड टू बी कंकर्ड बाय द रोमन्स। ठीक है, तो That's right. मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है, ठीक है। सो सिटी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स, ठीक है, इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। बट ऑप्शन दोनों है आपके पास, इधर यू कैन यूज विद द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इधर यू कैन यूज इन दिस वे। नेक्स्ट इज, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। बताइए, यहाँ पे इट जो है आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वही वाला केस है। बताइए अब, किसी ने ट्राई किया तो? हम्म, कोई भी बता दीजिए, नहीं आता तो बोलिए नहीं आता। किया तो होगा आपने ट्राई, ऊपर वाला कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, ठीक है। तो इट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, ठीक है। टू बी आपका क्या हो गया, पैसिव में हो गया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन एक्टिव, सो इट इज टाइम टू शट अप द शॉप, फॉर द शॉप टू बी शट अप, तो ये बी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो इट इज टाइम टू शट अप द शॉप, राइट। अगेन इसमें फोर को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। सो किस तरह का सेंटेंस है, आप अगर इसमें बताओगे मुझे, किसी को समझ में आया ये? ठीक है, तो कुल मिला के हमारा आइडिया ये था कि टू बी शटअप जो है ये हमारा पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है कि उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो टू बी शटअप को हमने चेंज कर दिया टू शटअप द शॉप, इट इज टाइम टू शटअप द शॉप, हमने इसको बना दिया असर्टिव। सो इज एन असर्टिव सेंटेंस आपका बन गया, इट इज टाइम टू सेटअप द शॉप। असर्टिव है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्शन, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अभी ये कौन से सेंटेंस के अंदर है, सिंपल है, कंपाउंड है, कौन सा है? इट्स अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है ही, एक ही वर्ब है विल पे, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट एक ही है कंपल्शन, ठीक है। तो इसके साथ हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप कैसे चेंज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आपको कंजंक्शन पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आपको कंजंक्शन पता है तभी आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोई बता सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शंस क्या होते हैं? कल भी मैंने डिस्कस किए थे। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शंस नहीं पता होगा, आप उसको
आंसर नहीं कर सकते। बताइए। देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो सेंटेंस वो जो कंजंक्शन होते हैं, कल भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आप यूज कर सकते हो कितने भी WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं प्लस इफ, ठीक है, अनटिल, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज सून एज, आफ्टर, वेयर एज। ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं और इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। दूसरा ही इसके साथ मैंने एक और एग्जांपल दिया था जो कंपाउंड सेंटेंस के होते हैं आपके। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कौन से कंजंक्शन यूज करते हो आप, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। याद रखना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और इसके अंदर होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं, व्हेन, वेयर, एच से, हाउ। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आपके कौन से हो गए, फैन बॉयज, फैन बॉयज। F स्टैंड फॉर A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, एंड S फॉर सो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को तो रखो थोड़ी देर साइड में। अभी जो आपका क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसलिए आपको कौन से कंजंक्शन यूज करने पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट में कौन कौन से आते हैं, इफ, अनटिल, एज सून एज, आफ्टर, देयरफॉर, WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्शन, तो इसका मतलब है आपको एक कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। जब आप एक कंजंक्शन उसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर क्या चीज होगी, दो क्लोज हो जाएंगी। जब दो क्लोज होंगी, ठीक है, एक क्लोज ये, एक क्लोज ये, दो क्लोज होंगी, तो इसका मतलब आपके दो सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, राइट। उसके साथ ही एक वर्ब यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, प्लस ही एक वर्ब यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ। ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और तो बिना ऑब्जेक्ट के भी आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, किसी ने ट्राई किया है, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्शन। ठीक है, किसी ने ट्राई नहीं किया, सो द आंसर वुड बी ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपल्ड। तो अनलेस भी आपका कौन सा है कंजंक्शन, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर ही आता है। सो ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बोला जब भी आप इस तरह का कंजंक्शन यूज करते हो तो वहां पे आपको दो सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, मतलब दो क्लोज बनानी ही पड़ेंगी। हर एक क्लोज के अंदर आपका सब्जेक्ट जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, तो आपको दो सब्जेक्ट चाहिएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। सर नॉट यहाँ पे नहीं होगा शायद, मे बी ही विल पे अनलेस ही कंपेल्ड, ही विल पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, इसका मतलब ये हो गया वो पे पे हाँ तभी करेगा जब उसको उसको कम ये किया जाएगा तब। हाँ, मतलब वो आप मीनिंग ठीक बोल रहे हो कि ही विल नॉट पे अनलेस, ही विल पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। जब तक उसको कंपेल्ड किया जाएगा वो पे करेगा। ठीक है, ही विल पे अनलेस। सर नॉट आएगा या नहीं यहाँ पे, नॉट आई वाज बिट कंफ्यूज विथ नॉट। देखो मैं बताता हूँ अभी इसका तो एक मिनट। ठीक है, नोट तो आएगा, नोट तो ओके आएगा। मैं आपके जो आपने जो सेंटेंस बोला है उसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। देखिए, जी। अनलेस के साथ जो क्लोज लिखी होती है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होती है। अनलेस के साथ, ठीक है, जी अनलेस के साथ जो भी आप क्लोज लिखोगे वो नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करेगी। और ये अनलेस जो है, अनलेस आपको टाइम दिखाता है, इट्स अ कंडीशन ऑफ टाइम। अनलेस या फिर कोई कंडीशन ऐसी होती है, टाइम की कंडीशन भी मान सकते हो आप इसको, या फिर कोई सिचुएशनल कंडीशन भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसी है। तो अगर इसको हम सिचुएशन माने, ही विल पे, सपोज जो आपने आंसर बोला है, ही विल पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाएगा वो पे करेगा। मीनिंगफुल नहीं बना ना। यस सर, मैं गॉट इट गॉट इट। ओके, सो ये जो नेगेटिव है, हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम अनलेस के साथ अगर नोट ऐड कर देते ना, अनलेस ही इज नॉट कंपेल्ड, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिकली बताता है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके जो राइट हैंड साइड लिखी होती है जो स्टेटमेंट, वो नेगेटिव ही होती है। तो यहाँ पे नोट कोई भी यहाँ पे लगा देगा, अनलेस ही इज नॉट कंपेल्ड। समटाइम्स ये बहुत सुपरफ्लुअस लगता है कि यहाँ पे नोट लिख देना चाहिए, अनलेस ही इज नॉट कंपेल्ड। बहुत बार सीडीएस में देखोगे यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें यस सर। आपको नेगेटिव बनाना जो होता है ना, जो क्लोज नेगेटिव बनानी होती है, वो क्लोज आप कौन सी बनाएंगे, मेन क्लोज को आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है और आपकी मेन क्लोज कौन सी होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज वही होती है जो आप कंजंक्शन के बाद जो क्लोज लिखते हैं, वो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। और जब आप सबऑर्डिनेट क्लोज को आप इसमें नेगेटिव में नहीं बना सकते, जब आप अनलेस कंजंक्शन को यूज कर रहे हो, तो आपको मेन क्लोज जो होगी, मेन क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज देखो, मेन क्लोज को आप नेगेटिव बना सकते हो। अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये समझना है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, मेन क्लोज क्या है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब है जिसमें कोई कंडीशन अटैच्ड हो।
कंडीशन प्लस उसमें आपको ये देखना मेन क्लोज क्यों बोलते हैं उसको, मेन क्लोज में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मेन क्लोज में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब सबऑर्डिनेट क्लोज आप देखोगे अनलेस ही इज कंपेल्ड, दैट इज अ कंडीशन। मेन क्लोज में आप देखोगे एक रिजल्ट आपको मिलेगा, ही विल नॉट पे, सो दैट कैन बी एन रिजल्ट। तो इस हिसाब से आपको देखना है, राइट। सो ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। ओके, तो इस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। ओके, आई होप थोड़ा क्लियर होगा। अदरवाइज किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगता है। ओके, तो मैंने आपको फ्री पूरा मतलब हैंड दे रखा है, कितने भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सर तो जैसे हाँ अनलेस से हमने सेंटेंस बनाया है, तो हाँ जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि जिससे हम इसको सेंटेंस बना ले? यस। हम्म, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन इज गिवन, इस तरह से कंडीशन है। चलो ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। ही विल पे ओनली अंडर कंपल्शन, ही विल पे इफ ही इज कंपेल्ड, ऐसे भी बन सकता है। ही विल पे, ही विल पे इफ ही इज कंपेल्ड बन गया। ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ ही इज कंपेल्ड, अगर उसको कंपेल किया जाएगा तो वो पे करेगा। ठीक है, अनलेस के साथ ही सिचुएशन अलग हो जाती है। अनलेस ही इज नॉट कंपेल्ड ही विल नॉट पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ही विल पे इफ ही इज कंपेल्ड, तो दूसरा तरीका ये हो गया, कंडीशन मैंने ऐसे अटैच कर दी, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो अनलेस भी हो गया। और बताइए। जैसे मैं इफ से ही कनेक्ट कर रही थी, हम्म, तो मुझे इसीलिए मैंने पूछा। और भी कर सकते हैं। ही विल नॉट पे एज लॉन्ग एज ही इज कंपेल्ड, ही विल पे एज लॉन्ग एज, ही विल नॉट पे एज लॉन्ग एज ही इज कंपेल्ड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज ये टाइम के साथ आता है, प्लीज डू नॉट यूज एज लॉन्ग एज बेसिकली यूज फॉर एन कंडीशन ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो ये मत यूज करना, रिक्वेस्ट है। ओके, दूसरा हम देखते हैं, अनलेस वी डू अवर वर्क वेल, अनलेस वी डू अवर वर्क वेल अवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, ये आएगा आपका चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के मैंने आपको बता दिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं आपके फैन बेस वाला जो पेयर है, फैन बॉयज हो गया, फैन बॉयज हो गया। अच्छा, तो इसमें से आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना चाहेंगे। फोर है, देखिए कल भी मैंने बताया था, एफ किसके लिए यूज होता है, रीजन के लिए यूज हो गया। ठीक है, ए यूज होगा आपका एडिशन करने के लिए, एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन करने के लिए कुछ ना कुछ। एन हो गया आपको नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सेंटेंस में ऐड करने के लिए। बी आपका हो गया बट, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए दो स्टेटमेंट्स के बीच में। ओ हो गया आपका और, अगेन है कॉन्ट्रास्ट। वाई हो गया येट, मतलब नेगेटिव रिजल्ट के लिए यूज होता है, मतलब आप इतना पढ़ रहे थे येट यू आर फेल्ड। ओके, आपने हार्ड वर्क किया येट यू आर फेल्ड, सो ये आपका एक नेगेटिव रिजल्ट के लिए येट यूज होता है। सो होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अनलेस वी डू अवर वर्क वेल अवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। अनलेस, आप यहाँ से पहले तो देखो, अनलेस आपका जो कंजंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में करने के लिए पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है गिवन सेंटेंस कौन सा है। ऊपर वाला था आपका सिंपल, नीचे वाला है आपका कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को आपको कंपाउंड में चेंज करना है। तो ये आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, कंजंक्शन। इसका मतलब है अनलेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन है, तो ये आपको ड्रॉप करना ही करना है किसी कीमत पर भी। अनलेस इस स्टेटमेंट में रहना नहीं चाहिए, तो अनलेस को आप ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद आपके पास ऑप्शंस बचे ये चार पांच। ठीक है, फैन बॉयज, इसमें से आपको यूज कर। अब बताइए, सेंटेंस को देख के क्या लगता है आपको, कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रास्ट पैदा करना है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बताइए सर कोई। और ये तो ऐसा कुछ अच्छा कि आप, वी डू ठीक, आवर वर्क वेल हम्म, और आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, वी डू अवर वर्क वेल और अवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कंडीशन किस में लगेगी, सबऑर्डिनेट में, और रिजल्ट किस में आएगा, मेन क्लोज में। तो मेन क्लोज क्या होगी, अवर मास्टर विल बी एंग्री, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये रिजल्ट आपका मेन क्लोज में आना चाहिए, मतलब इससे पहले आपको कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, अवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस, इसका मतलब ये रिजल्ट है, इससे पहले कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। तो आपका कंजंक्शन लगेगा तो सिर्फ लगेगा वी डू अवर वर्क वेल, इससे पहले कंजंक्शन लगेगा। अब आपने बताया आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस और वी डू आवर वर्क वेल। ठीक है, if we do not our work well sir maybe हाँ, इफ वी डू नॉट वर्क uh, वेल, हाँ, आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इफ तो इसमें यूज नहीं कर सकते तो ना। इफ तो आप उस पे लगाते हैं ना सर, सबऑर्डिनेट जो मतलब बेसिकली यस यस, कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट में, इसीलिए इफ नहीं यूज कर पाएंगे आप यहाँ पे, तो दोबारा से वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बन जाएगा। otherwise नहीं, अदरवाइज भी नहीं, नहीं ये दिया है ना मैंने आपको ऑप्शन, फैन and बॉयज। what yes हाँ, yes इसमें से देखिए,
So we do work our will or our master will not agree with us. हाँ सही है, यही होगा। Can we do like that? Or we यस, do our work will or our master will agree with us. Something like that. यही है। देखिए, वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, यही बनेगा इसका। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि और के साथ ये नहीं लगेगा, और मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था ना, यस सर। कि रिजल्ट के साथ में ये और नहीं लगेगा। ठीक है, सो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, लेट्स रिव्यू इट। वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, फॉर द मोमेंट इसको आप इसमें ऐसे ही देख लो। आई विल रिव्यू इट, रिव्यू करने के बाद मैं इसको डिटेल में आपसे बताऊंगा। ठीक है, वी मस्ट डू आवर वर्क वेल, और यहाँ पे और आपका कौन सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो गया, आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस। तो इतना आप याद रखो, और से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसको हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, सर तो should use नहीं कर सकते, we should do our work well. नहीं शुड है ही नहीं ना इसमें, एस स्टैंड फॉर सो है, एस सो के लिए है। आपको Okay, ये must ही आया. नहीं, मस्ट भी नहीं यूज होगा। नहीं, आपको ये अभी तक मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया ना। फैन, बी ओ वाई एस, एफ फोर फोर, ए फोर एंड, एन फोर नोर, बी फोर बट, ओ फोर और, वाई फोर येट, एस फोर सो। तो ये आपको यूज करने हैं। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है तो ये कंजंक्शन आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकते, यही यूज और करने हैं। वो आपने जो सेंटेंस लिख रखा था ना, उसमें ये था कि वी मस्ट डू आवर वर्क वेल सो और आवर मास्टर विल बी एंग्री विद अस, तो वो वहां से मस्ट को देख के शायद बोल रहे हैं कि शुड लगा सकते हैं क्या मस्ट की जगह। Yes sir. अच्छा, आपके आंसर में। यस ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। वी मस्ट डू अवर वर्क वेल और अवर मास्टर विल बी एंग्री। अच्छा, यहाँ से आप मस्ट बोल रहे हो। ठीक है, मस्ट कंपल्शन के लिए, शुड भी किसके लिए है, कंपल्शन के लिए। लेकिन मस्ट आपका क्या हो गया, ठीक है। देखो, मस्ट और शुड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मस्ट इज क्रिएटेड मच मोर ऑब्लिगेशन, शुड इज फॉर आप एडवाइस के लिए यूज कर सकते हो, यूज शुड। ठीक है, डिफरेंस होता है इसमें, मोडाल्स होते हैं ना, मोडाल्स के अंदर यही डिफरेंस होता है। शुड थोड़ा सा एडवाइस के लिए होता है, मस्ट इज फॉर ऑब्लिगेशन, किया नहीं तो मरेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और मास्टर विल बी एंग्री, मास्टर फिर पिटाई करेगा। तो शुड का मतलब है करो चाहे ना करो, तुम्हारी मर्जी है, यू शुड वर्क हार्ड और यू मस्ट वर्क हार्ड। ओके, तो थोड़ा सा मोडाल होते हैं, इसमें डिफरेंस होता है एम्फेसिस का। तो ज्यादा सही इसमें मस्ट रहेगा। शुड भी इसमें यूज कर सकते हो, एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा, इतना दिमाग नहीं लगाएगा एग्जामिनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वुड बी द सनसेट द बॉयज हैड फिनिश द गेम। द सनसेट द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम। अच्छा, तो इसमें आप देखोगे, ध्यान से देखो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आप देखोगे, ठीक है, अगर इसका मीनिंग आप देखोगे ना, द सनसेट एंड द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, मतलब कोई ऐसा एक एक्शन है जो अभी तक क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आप सपोज कीजिए, ये टाइमलाइन है, ये सपोज कीजिए पास्ट है, और पास्ट से पीछे जाएंगे तो उसमें होता है पास्ट परफेक्ट, राइट। अब सपोज कीजिए बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, द कीप ऑन प्लेइंग, और क्या हुआ, सनसेट हो रहा था, एक टाइम पे आके सनसेट हो गया, लेकिन दे केप्ट ऑन प्लेइंग। ठीक है, दे केप्ट ऑन प्लेइंग, और अभी तक वो खेल ही रहे थे, सनसेट हो गया। तो इस हिसाब से जब हमने देखा द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, इसीलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट क्या किया है, यूज किया है। मतलब सूर्य यहाँ पे इस टाइमलाइन पे क्या हो गया, सपोज 6 बज रहे थे, ठीक है, और ये जो बच्चे थे 5 बजे से खेल रहे हैं और अब 6:30 भी बन गए, मतलब 6:30 तक खेल ही रहे हैं। तो इस हिसाब से जो एक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, 5 बजे से वो खेल रहे थे और अभी तक खेल ही रहे हैं और सनसेट हो गया, तो उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा था। आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस के लिए चेंज करने के लिए क्या दिमाग में लगाना होगा, एक ही चीज है कि सिंपल सेंटेंस का रूल ये है कि उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। अगर वर्ब जो आपकी लिंकिंग वर्ब है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, उसके पीछे कोई भी एडजेक्टिव लगा दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन आपकी जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके पीछे आपको लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, जैसे दे डाइड, सपोज वर्ब है, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, दे डाइड, दे डाइड कमल, हो सकता है ऐसे, Yes. हो सकता है, नहीं हो सकता। They died on. अब लिखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई, दे डाई या फिर किल्ड, यहाँ पे आप डाइड लिखोगे या फिर किल्ड लिखोगे, किल्ड।
किल्ड लिखोगे ना, तो इसका मतलब है डाई जो वर्ब है दैट इज इंट्रांजिटिव, उसके पीछे आपको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट का मतलब है डाई के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन उसको आप किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूं दे डाइड इन एवलांच, एवलांच, ठीक है। अब यहाँ पे डाई मैंने बताया आपको इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये प्रपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रपोजिशन का हो गया। तो डाई के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो ये एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इस हिसाब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा। किल्ड जो है, दे किल्ड, अब किल्ड जो वर्ब है उसके बिना आप बिना मतलब ऑब्जेक्ट के इसको खत्म नहीं कर पाओगे, आपको लिखना ही पड़ेगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। दे डाइड मतलब वो मर गए, सेंटेंस कंप्लीट है। दे किल्ड वट, तो आपको जब भी वट का आंसर ढूंढना पड़े तो इसका मतलब है जो आपकी जो वर्ब है, वट का आंसर आपको ढूंढना पड़े तो उसका जो आपकी वर्ब है दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है तो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा दे किल्ड एनिमल, दे किल्ड बर्ड, दे किल्ड ह्यूमन, कुछ तो कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये तो मैं आपको इधर उधर का थोड़ा फंडामेंटल बता रहा था। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है आपको एक सब्जेक्ट चाहिएगा, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, द सन, दूसरा सब्जेक्ट है द बॉयज, दो सब्जेक्ट है आपके पास। अब आपको डिफाइन करना है कि इसमें से सब्जेक्ट आप कौन सा लेंगे और किसको इंपैरेटिव सेंटेंस में मतलब चेंज कर, मतलब इंपैरेटिव सॉरी इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे, या फिर दूसरे तरीके से चेंज करेंगे, या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर एडवर्ब क्लोज बनाएंगे, नाउन क्लोज बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे, प्रेपोजिशन क्लोज बनाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इन सभी चीजों को मतलब बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी ने ट्राई किया है, बताइए। yes sir, बताइए बताइए। the boy had not finished the game by sunset. ठीक है, बाय प्रोपोजिशन का यूज करके आपने सनसेट को उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। द बॉयज हैड नॉट Yes sir, फिनिश द गेम बाय सनसेट, ओके। तो by sunset. बाय सनसेट, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, हैड नॉट फिनिश्ड, तो ये आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया, लेकिन इसके साथ एक और आपने सेंटेंस नहीं लिखा है जिससे ये पास्ट परफेक्ट क्या हो सके, जस्टिफाई हो सके, ठीक है। फिर मेरा अभी पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, तो बॉयज के साथ में ऐसा होना चाहिए, द बॉयज कुड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट, ऐसा होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, नहीं है तो आंसर यही है, ठीक है। द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट। तो जितनी भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना, ये आपको कंफ्यूजन आएगी, अच्छा है, ठीक है। तो मैंने भी कंसेप्ट पढ़े हुए काफी दिन हो गए थे। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाय सनसेट, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन ये पास्ट परफेक्ट बन गया आपका, बाय सनसेट, तो बाय क्लोज का आपने इसमें यूज कर लिया। और कोई तरीका आपको कोई याद आ रहा हो इसमें, इसमें सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई और इसमें ट्राई करना चाह रहा है, ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग आपको डालना है इसके अंदर। क्वेश्चन टैग कैसे डालते हो, क्वेश्चन टैग के अंदर एक कंडीशन है, आपको पहले प्रोनाउन लिखना होता है, फिर आपको क्या ऐड करना होता है उसके साथ ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, अब दोनों एक ही बात होती है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो आपका सेंटेंस है आर यू गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसमें आप बताओगे आर यू गोइंग टू स्कूल, आपको आंसर करना है। दो तरीके हैं, या तो आप बोलोगे यस, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, दूसरा आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस, यस आई एम और नो आई एम नॉट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वुड बी मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, आपको कंपैरेटिव डिग्री इसमें यूज करनी है। मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री। अभी मुझे बताइए इसमें कौन सी डिग्री यूज हुई है, इज रिचर देन, मतलब आपका इज रिचर, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, आई थिंक एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये तो आई थिंक दिस इज यस यस। सर ये 9th वाले में सर ये आर नॉट यू नहीं आएगा? नहीं ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा ना इसमें, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये तो वैसे ही आपको इंटरोगेटिव से शुरू हो रहा है। अगर आपका आंसर ये आ गया यस आई एम गोइंग, अगर अगर ये होता डोंट यू गोइंग टू स्कूल, ये होता आंट यू गोइंग, आंट यू गोइंग टू स्कूल, आंट यू गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आप क्या लिखते, आर यू लिखते ना, ठीक यस है। सर। तो पहले उसमें नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे स्कोप है आपके पास, जिससे पूछ रहा है या तो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, तो आर यू गोइंग टू स्कूल, तो या तो आप इसको यस और नो से भी आप उसको आंसर कर सकते हैं, यस
आई एम, या फिर आप बोलोगे नो आई एम नॉट। ठीक है, ये भी आपके पास है ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज। तो मुझे लग रहा है डायरेक्शन ही मैंने इसमें गलत दी है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करने की बात की है, और कंपैरेटिव डिग्री तो इसमें ऑटोमेटिकली है, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट Yes, अदर sir, सिटीज, Richard Dam. है ना, यस ऑटोमेटिकली है। इट शुड बी अ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, कि यूज पॉजिटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से बनाइए आप, पॉजिटिव डिग्री। No other, sir, use करता no other cities as rich नो अदर सिटीज एज रिच, एज as रिच Mumbai. एज मुंबई, ओके, इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज, ठीक है, हो सकता है। अगर इसको सुपरलेटिव बनाए तो Mumbai is the richest city. No, Mumbai is the richest मुंबई city. इज द रिचेस्ट सिटी ऑफ, मुंबई इज द रिचेस्ट City, सिटीज, yeah, सिटीज ऑफ इंडिया, city. ऐसे लिखना पड़ेगा, मुंबई इज, Mumbai is the richest city in India. हाँ, रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, ओके, लेट्स सी। हाँ, जैसे में हम देखेंगे मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज, तो आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये है कोई कंपैरिजन नहीं होगा, और जो आपका जो एडवर्ब होगा वो आपको सिंपल यूज करना है इसमें, रिच में। ठीक है, सो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। ठीक है, अब देखिए वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई का मतलब ये है, फ्यू जो है इसका मतलब नो होता है, अगर यहाँ पे ए फ्यू लिख देता तो इसका मतलब होता सम। तो ये शब्दों का खेल है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, इसका मतलब ये है कि कोई इंडिया में कोई सिटी नहीं है जो कि मुंबई की तरह रिच हो। सो मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, राइट। सो इसका मतलब आप इसमें इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री भी हो गया, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और हमारा काम चल गया, क्योंकि 10th क्वेश्चन के अंदर मीनिंग यही है कि मुंबई सबसे रिचर है मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, राइट। कोई इसमें डाउट? No, sir. ठीक, सो लेट्स कॉल इट अ डे। कल हम मिलते हैं, और कल का टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का रिवैम्पिंग इंडियन बैंकिंग, क्या था, स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सेम टाइम 8:30। गुड नाइट एवरीवन, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। सर सर एक डाउट 9, है, हाँ हाँ, पूछिए डाउट। विषय का तुम कंप्लीट करो। सर मैं ये पूछी थी जो 9th वाला क्वेश्चन है, अभी हम्म इसमें तो ये पूछा गया कि आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हमें यस या नो में रिप्लाई देना है। बट हम्म, अगर जैसे उनका भी क्वेश्चन था तो यू आर गोइंग टू स्कूल होता, तो हम्म, हमें फिर नेगेटिव आरएनट यू कर सकते हैं, या गोइंग टू। यू आर गोइंग टू स्कूल, यस नहीं फिर उसमें आप आ रहे वो क्यों लिखेंगे, आप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करना ही पड़ेगा आपको उसमें। सर। ओके। क्वेश्चन टैग का मतलब है आप क्वेश्चन पूछेंगे दूसरे से। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्कूल में काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बना ही नहीं। ठीक है, वो तो एक असर्टिव स्टेटमेंट होगी, आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये होगा, या फिर इसमें जैसे उन्होंने बोला था कि आंट यू गोइंग टू स्कूल, तो उसमें आप लिख सकते हैं आंट ओके। आंट यू गोइंग टू, आंट यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपसे पूछे आंट यू गोइंग टू स्कूल? ओके, आर यू गोइंग टू स्कूल, हम्म तो आर यू लाइक मतलब पॉजिटिव बनाना है तो। हम्म, बताइए, ट्राई करिए, अगर इसको आंट यू गोइंग टू स्कूल, अगर आंट यू गोइंग टू स्कूल हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं, देखो इसमें करते हैं, गोइंग टू स्कूल, रूल याद करो, पहली बात ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, इसमें आप देखोगे प्रोनाउन क्या है, यू है, मतलब इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यू का प्रोनाउन भी क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर। ठीक है, तो आप इसमें आर यूज करेंगे, आंट यू गोइंग टू स्कूल, फिर आप क्या लिखेंगे, आर यू, बस खत्म। यस सर। ओके, तो यही होगा यस। इसका आंसर। ओके, और कोई क्वेश्चन? तो देखो नो सर। क्वेश्चन टैग का मतलब यही है कि हमें लिसनर से जवाब मांगना है, हम उससे उल्टी सीधी बात करके क्या पूछेंगे, उसका जवाब पूछेंगे। तो जैसे घर में उनसे बात करते हैं, तुमने रोटी खाई नहीं ना अभी तक, माता जी जो पूछती हैं, तो तुम बोलते हो चिल्ला के, खा तो ली। ठीक है, तो खाई नहीं ना, फिर ऐसे बोलेंगे वो। तो इस हिसाब से जब भी हमें लिसनर से कोई जवाब मांगना पड़ता है, तो हम उसे क्वेश्चन मार्क के साथ ही क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो तुमने खाई नहीं खाना अभी तक, तो तुम्हारा जवाब आएगा कि हाँ मैंने खा लिया। ठीक है, तो तुम्हारा पॉजिटिव आ सकता है उसमें जवाब। ठीक है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो जवाब पॉजिटिव होगा। ओके, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, राइट। ओके, जी जी सर। ओके एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते सर हैं। एक क्वेश्चन था ना, मेरे से पहले कोई पूछ रहे थे, हाँ हाँ, बताइए। मुझे नहीं पता, वो मुझे कंटिन्यू करने बोला था। कुणाल और नवनीत, इनमें से था कोई, या सर देखो। हो गया सर, क्लियर हो गया सर, सेम सेम क्वेश्चन था सर। ठीक है, चलो। ओके।
ओके ओके गाइस, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।